द डेविल्स अ पार्ट टाइमर सीजन 3 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग थोड़े दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्ब्रेडा एमिलिया को गेट के थ्रू लेकर एंटी इस्ला में ले आती है। एमिलिया इस जगह को काफी समय बाद देख रही है, इसलिए वो जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ गई। जिसके बाद अब एम्ब्रेडा एमिलिया को एक मैप दिखाती है और कहती है कि इस रास्ते के थ्रू तुम अपने होम टाउन में जा सकती हो। और अब वो साथ में एमिलिया को थोड़े पैसे भी देती है और कहती है कि तुम इनका यूज करना। ये सब सुनकर एमिलिया उसे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, जिस पर वो कहती है कि ग्रैंड होशिन चर्च को सोलोन एरिया का रिकंस्ट्रक्शन का इंचार्ज बना दिया है। वो जगह डैमेज हो गई थी डेविल के इन्वेजन की वजह से। ये सुनकर एमिलिया कहती है क्या इसमें ओल्बा इन्वॉल्व है। तो एम्ब्रेडा कहती है हाँ, एंटी इस्लाम में ओल्बा को हीरो माना जाता है वॉर का, जो कि डेविल के अगेंस्ट हुई थी। और एम्ब्रेडा इसी मैटर के बारे में खोजबीन कर रही है, इसलिए वो चाहती है कि वो ज्यादा क्लोज नहीं जाए। तो अब एमिलिया से कहती है कि अब से 7 दिनों बाद मैं तुम्हें चुपचाप से इस जगह पर लेने आ जाऊंगी। तो एमिलिया मान जाती है, जिसके बाद एम्ब्रेडा उसे एक पंख दिखाती है और कहती है कि ये एंजेलिक क्विल पेन है जो कि लाइला छोड़ के गई है, यानी कि एमिलिया की मॉम छोड़ के गई है। और अब एम्ब्रेडा एमिलिया से कहती है क्या तुम इसे लेना चाहती हो, क्योंकि तुम इसका यूज करके कहीं भी गेट ओपन कर सकती हो। तो एमिलिया कहती है नहीं, तुम इसे रखो, मैं चाहती हूँ कि हमारे ट्रम्प कार्ड एक अलग जगह पर रहे। तो एम्ब्रेडा कहती है ठीक है। जिसके बाद अब एमिलिया और आलस रेमस आगे चले जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एमिलिया सबसे पहले मार्केट में आती है और वो वहाँ पर अपने लिए एक अच्छे से कपड़े ढूंढती है, जिससे कि वो टाउन के अंदर अच्छे से घूम पाए। और अब कपड़े मिलने के बाद वो रूम ढूंढने लगती है और अब रूम ढूंढते ढूंढते पूरी शाम ही हो जाती है। उन्हें जो रूम मिलता है वो काफी ज्यादा पुराना और बेकार होता है। और अब रात में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि एंटी इस्ला का खाना जापान के खाने से काफी ज्यादा बेकार है। आलस रेमस को तो वो खाना इतना बेकार लगता है कि वो कहती है कि मैं तो इसे खाऊंगी ही नहीं। जिसके बाद अब वो लोग रात में सो रहे होते हैं। वहीं पर अब एमिलिया कहने लगती है कि मैं जापान के कन्वीनियंस स्टोर को मिस कर रही हूँ। और अब अगली सुबह वो लोग कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं और अब वो लोग सोलोम विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ से उतरने के बाद अब एमिलिया अपने विलेज के अंदर पहुंचती है और अब उसे याद आता है कि वो किस तरीके से अपने डैड के साथ इस जगह पर एंजॉय किया करती थी। वो अब आगे जाती है तो उसे अपने डैड का वही वीट फार्म दिखता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश रहती है और कहती है कि ये फार्म तो अभी भी जिंदा है। एमिलिया अब काफी खुश होकर आलस रेमस को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं वो ट्राई कर सकती हूँ, मुझे ट्राई करना होगा क्योंकि डैड अभी भी जिंदा हो सकते हैं। जिसके बाद एमिलिया आगे जाती है और उसे वही घर दिखता है जिसके अंदर वो और उसके डैड रहा करते थे। एमिलिया उसे देखकर कहती है कि शायद से मुझे मेरे मॉम और डैड के बारे में यहाँ पर कुछ क्लू मिल सकते हैं। ऐसे बोलने के बाद अब वो अंदर चली जाती है और अब शाम हो जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तभी आलस रेमस उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो एमिलिया उसे कहती है चलो फिर डिनर करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब एमिलिया वही खाना बनाने लगती है जो कि वो जापान से पैक्ड फूड लेकर आई थी। वो खाना काफी ज्यादा टेस्टी बनता है, आलस रेमस को भी काफी पसंद आता है। वहीं एमिलिया कहने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जापान से लाए हुआ खाने को मैं इतनी जल्दी बना लूंगी। एमिलिया आलस रेमस से कहती है क्या तुम किसी यशोर के शार्ड को यहाँ सेंस कर पा रही हो। तो आलस रेमस कहती है नहीं। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं रात हो जाती है। वहीं पर आलस रेमस अब सो जाती है और अब दूसरी तरफ एमिलिया अब भी चीजों को ढूंढ रही होती है। वो एक ड्रॉवर को खोलती है और उसे वहाँ पर एक चीज मिलती है और वो चीज न्यू लैंड को कल्टीवेट करने का लाइसेंस है। और अब अगले दिन वो लोग अब आगे मैप को फॉलो करके आगे जाने लगते हैं। तब एमिलिया अपने फोन को निकालती है और वो देखती है कि आज डेट तो 8 सितंबर हो गई है। उसे याद आता है कि उसने चियो से प्रॉमिस किया था कि वो 12 तारीख को वापस आ जाएगी। वो बात याद करके एमिलिया कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। तभी अचानक से आलस रेमस उतर जाती है और अब वो आगे जाती है। एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती है और अब आलस रेमस एक पेड़ के अंदर जाकर गायब हो जाती है। ये देखकर अब एमिलिया भी उसका पीछा करती है और अब वो पेड़ के अंदर आ जाती है और अब देखती है कि वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गई है। और अब वहाँ पर सामने एक घर होता है। उसे देखकर एमिलिया आलस रेमस से पूछती है कि ये घर किसका है, जिस पर आलस रेमस से कहती है कि ये घर तो आपका है क्योंकि इसके अंदर से मम्मा की स्मेल आ रही है। ये सुनकर एमिलिया थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है। तो आलस रेमस कहती है लाइला। ये सुनकर एमिलिया शॉक हो जाती है। कितने समय से आलस रेमस मेरे अंदर लाइला को देख रही थी। एमिलिया भी याद करती है कि उसकी मॉम ने तो माओ को ही बचाया था जब वो बच्चा था और उसके बाद उसने माओ को यशोर का एक शार्ड भी दिया था जिसके अंदर से आलस रेमस का जन्म हुआ। एमिलिया रोने लगती है और कहती है मॉम आखिरकार अपने माँ को क्यों बचाया। तभी उसे एक बात रियलाइज होती है कि उसकी मॉम ने यशोर के जितने भी टुकड़े थे उन्हें अलग अलग जगह पर फैला दिया था। तो इसका मतलब मॉम इस बार सारे टुकड़ों को एक साथ लाना चाहती है और इसके बारे में डैड को पता है। एमिलिया आलस रेमस से कुछ कहने वाली होती है लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि आलस रेमस तो वहाँ पर होती ही नहीं है, बल्कि आलस रेमस थोड़ी सामने होती है और उसने एक गड्ढा खोदा हुआ था। वो अब रोने लगती है और कहती है कि एशियत कहाँ पर गई, एशियत यहाँ पर है नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करने वाली होती है। वहीं एमिलिया उसे कहती है ऐसा मत करना नहीं तो ओल्बा में ढूंढ लेगा। लेकिन आलस रेमस अपनी पावर को यूज कर लेती है जिसकी वजह से वहाँ पर लगा हुआ बैरियर हट जाता है। ये देखकर एमिलिया घबरा जाती है। वो आलस रेमस को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो अब थोड़ी दूरी चलती है लेकिन अब पोर्टल खुलती है और अब वहाँ से ओल्बा रेगुल और काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर एमिलिया जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। ओल्बा से कहता है काफी समय बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हें इस जगह में इनवाइट करने आया हूँ। तो एमिलिया से कहती है वहाँ पर क्यों, आखिर तुम्हारी क्या पेनी है वहाँ पर। तो ओल्बा कहता है कि रेगुल ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा हैं। इस समय पर वो हेवनली रेजिमेंट की कस्टडी में होंगे।
ये सुनकर एमिलिया के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसे अब सरेंडर करना पड़ता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग एमिलिया को लेकर इफ जहां में आ जाते हैं, जहाँ पर एमिलिया कहती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और अगले सीन में हम लोग माँ को देखते हैं जो कि कोई जरूरी काम कर रहा होता है। वहीं परेशियत यानी सुबह माँ को परेशान कर रही होती है कि जल्दी से जाकर अलेक्स रेमस को ढूंढो। वो माँ के अंदर ही है। माँ उसे काफी परेशान हो जाता है और उसे कहता है चुप हो जाओ। तब यहाँ पर चियो और रिका आ जाते हैं। वहीं परेशियत बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग आइसक्रीम लेकर आए हो, जल्दी से मुझे दे दो। उनसे आइसक्रीम लेने के बाद अब वो सभी लोग आइसक्रीम खाने लगते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद शहद आकर माँ को गले लगा लेती है। उसे देखकर चियो उससे कहती है कि माँ को गले लगाकर अनकंफर्टेबल मत करो, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कभी आइसक्रीम नहीं लाऊंगी। ये सुनकर शहद कहती है नहीं ऐसा मत करना। ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है। ये सब सुनकर उरुशियारा बाहर आता है और कहते हैं कि इतना शोर मत करो, तुम्हें पता ही है ना कि मैं चोटिल हूँ। तो वो लोग शांत हो जाते हैं और अब रिका कहती है चलो अब हम लोग काम की बात करते हैं। चियो ने मुझे सब कुछ बता दिया एमिलिया, आशिया और एंटी इसला के बारे में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि माओ तुम एक डेविल किंग हो। ये सुनकर माओ से कहते हैं कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो। तो अब रिका कहती हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये सब प्रोसेस करने में, लेकिन मैंने अब अपना माइंड बना लिया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आशिया और एमिलिया कौन है, मैं तो बस उन्हें बचाना चाहती हूँ। मैं उनसे रिलेटेड अपनी मेमोरीज नहीं खोना चाहती हूँ। ये सुनकर माओ कहते हैं कि तुम तो उनकी काफी अच्छी दोस्त। तभी सुजन आती है और अब वो उन सभी को नीचे बुलाती है। तो अब वो सभी लोग नीचे जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ तो मोटर बाइक्स होती है। उन्हें देखकर माँ हैरान होता है और कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तो अमानी कहती है कि मैं और सुजनो यहाँ पर इन्हें चला कर लाए हैं। तो माँ कहते हैं क्या, लेकिन तुम्हें तो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब सुजनो उसे अपना लाइसेंस दिखाती है और कहती है कि मेरे पास तो है। ये देखकर माँ शौक हो जाता है क्योंकि उसे अपना लाइसेंस मिलने में तो काफी दिक्कत हो रही होती है। तभी सुजनो कहती है कि हम लोग इनका यूज करने वाले हैं एंटी इसला में जाने के लिए। क्या तुम वहाँ पर बिना टेलीपोर्टेशन के वॉक कर भी पाओगे? और वैसे भी अगर हम लोग इनका यूज करेंगे तो कोई भी वहाँ पर हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो माओ कहते हैं मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। जिस पर सुजनो से कहती है कि एंटी इसला में तुम्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो माओ कहते हैं हाँ वही बात है, लेकिन तुम्हें इन्हें खरीदने में कितने पैसे लगे? तो सुजनो कहती है कि ये तो सेकंड हैंड है और हमने इन्हें 5 लाख येन में खरीदा। ये सुनकर माओ काफी शौक हो जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है और कहते हैं क्या ये तो काफी ज्यादा महंगे हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर रिका उनसे कहती है कि क्या एमिलिया ठीक है। तो माओ कहते हैं कि एमिलिया की तुम चिंता मत करो। तभी सुजनो से बताती है हाँ मानो या ना मानो, लेकिन जब एमिलिया एंटी इसला में होती है तो गन और चाकू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर तुम उसके ऊपर टैंक से भी हमला कर दोगे ना तो भी उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर रिका कहती है क्या ये कोई मांगा थोड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो माओ कहने लगता है कि एमिलिया स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि वो अभी तक वापस नहीं आई है। माओ एमिलिया की चिंता कर रहे हैं। ये सभी लोग सुनकर काफी खुश होते हैं और माओ कहने लगता है कि शायद से एमिलिया को कोई चीज बांध कर रख रही है वहाँ पर, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम में है तो वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट इफ जहां में हो सकती है, क्योंकि वो सारे मेल ब्रांची की होम बेस है। ये सुनकर सुजनो कहती है कि ये तो काफी कम इन्फॉर्मेशन है। तो माओ कहते हैं कि मेरे पास और भी है। ऐसा बोलने के बाद उरुशियारा से कहता है। तो अब उरुशियारा उसे एक नंबर देता है। माओ उसे ले लेता है और सभी को बताता है कि गैब्रियल का नंबर है और मैंने उसे कॉल किया और उसी की बदौलत मैंने कंफर्म किया कि आशिया, एमिलिया, आलेक्स रेमस और एमिलिया के डैड सभी लोग इफ जहां में हैं। तभी उरुशियारा कहता है कि हो सकता है कि गैब्रियल झूठ कह रहा हो। तो माओ कहता है हाँ इसी वजह से मैं तुम्हें यहीं पर जापान में छोड़ रहा हूँ। तभी चियो कहती है कि क्या तुम लोग श्योर हो कि उरुशियारा को नहीं जाना चाहिए? तो सुजनो कहती है हाँ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे गेट के थ्रू उतने ही ज्यादा सेलेस्टियल फोर्स लगेगी। इसे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। तभी माओ कहते हैं कोई बात नहीं है, मिस अमानी जो है इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए। और अब अमानी से कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकती हो कि आप यहाँ क्यों आई हो? तो अमानी कहती है कि मैं तुम लोग की हेल्प करूंगी, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। यहाँ खाना और जगह देने के लिए शुक्रिया, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिका और चियो को कुछ भी करके प्रोटेक्ट करूंगी। तो अब माँ भी मान जाते हैं, जिसके बाद सुजनो कहने लगते हैं कि इस जहाँ काफी बड़ी जगह है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो माँ कहते हैं हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर एमिलिया हमें कॉन्कर नहीं कर पाएगी, और वो जगह है हेवन स्काई कीप। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं माँ मैकडॉनल्ड्स में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। माँ उन्हें देखकर कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम लोग अपार्टमेंट में रुकना, तुम लोग मुझे बाय करने आए हो। ये सुनकर मैनेजर माँ से कहती है कि क्या तुम ज्यादा समय के लिए जा रहे हो, क्योंकि तुम रेयरली ही छुट्टी लेते हो। तो माँ कहते हैं हाँ माफ करना, मैं आपको दिक्कत दे रहा हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय के लिए जा रहा हूँ। तो मैनेजर कहती है कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस जहाँ पर भी तुम जा रहे हो अपना ख्याल रखना, इन जड़ों के मत आना। ये सुनकर माँ खुश होता है और कहते हैं ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा। तभी रिका चियो को अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्या मैनेजर कोई पावरफुल पर्सन है? तो चियो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैनेजर तो बस एक नॉर्मल जापानीज पर्सन है। हम सभी लोग उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारी काफ़ी तारीफ करती है जब हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं। माँ भी इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करती हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सैरिल आ जाता है। उसे देखकर एस्टेड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर माओ जल्दी से अपनी पावर को यूज़ करता है और वो एस्टेड को अपने अंदर वापस बुला लेता है। वहीं मैनेजर ने ये सब देखा नहीं होता है, वो माओ से कहती है क्या हुआ, जिस पर माओ कहते कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर अब सैल भी इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है और वो अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद अब चियो माओ के पास आती है और कहती है कि एशत को क्या हो गया था। वहीं अब एशत माओ से कहने लगती है कि मुझे जल्दी से बाहर निकालो, लेकिन माओ उसे चुप कराता है और कहते हैं नहीं निकालूंगा बाहर। माओ चियो से कहते हैं पता नहीं क्या, लेकिन जब भी एशत और आलस रेमस गैब्रिएल या फिर सैरियल को देखते हैं वो इस तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग बाहर आते हैं। वहीं पर सैरियल उरुशारा से कहता है कि क्या जिस लड़की ने मेरे ऊपर हमला किया वो आलस रेमस है, तो उरुशारा कहते हैं नहीं, वो सेम बीइंग है लेकिन डिफरेंट पर्सन है। ये सुनकर सैरियल कहते हैं ऐसी बातें तो वो क्या है, देखकर लगता है कि वो एक शार्ड है। तो उरुशारा कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि सेफिरोट को हैंडल कैसे किया जाता है, क्योंकि तुम लोग ये कुछ करने से पहले ही मैं हेवन छोड़कर चला गया था। वहीं अब रिका सुजनो से कहने लगती है कि ये सैरियल कौन है, तो सुजनो से बताती है कि ये एक अर्क एंजल है और ये एंटी इसला के हेवन से है। ये सुनकर रिका शौक हो जाती है और कहती है क्या ये गैब्रिएल के साथ है। ये बात सैरियल सुन लेता है और वो कहता है कि इस बार गैब्रिएल ने क्या किया। ये सुनकर सुजनो से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता। तो सुजनो से सारी बात बता देती है, जिसके बाद सैरियल कहने लगता है कि गैब्रिएल मेरे पास आया तो था आर्मी लेकर मुझे घर वापस ले जाने के लिए, लेकिन मैंने उसे थ्रेटन किया और वो चला गया। आखिरकार वो अपने आप को समझता क्या है, मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस दुनिया के अंदर मैनेजर किसा की मिल गई है जो कि एक गॉडेस की तरह है। मैं तो तुम लोग की भी हेल्प नहीं करूंगा, मैं तो बस अपना मैनेजर के साथ फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर उरुशारा कहता है कि ये तो तुम तब करोगे ना जब आलस रेमस या फिर एशे तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम लोगों ने आखिरकार सेफिरोथ के साथ किया क्या था। तो अब सैरियल कहते हैं कि मैं किसी भी पोजीशन में नहीं था कि मैं ट्री ऑफ लाइफ को डायरेक्टली कुछ कर सकूं, लेकिन मैं हेवन का मकसद बता सकता हूँ कि उन लोगों ने ट्री के साथ छेड़खानी क्यों करी। दरअसल उनका मकसद था ट्रू गॉड को एंटी इस्लाम में जन्म लेने से रोकना। ये सुनकर अमानी कहती कि उनका कितना स्टूपिड आइडिया था। और अब अगले सीन में रात को हम लोग सभी को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर को लेकर गेट के पास आ जाते हैं। वहीं सुजन सामने आकर मंत्र पढ़ के उस गेट को खोलने की कोशिश करती है। उसे थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फाइनली वो उस गेट को खोल देती है, जिसके बाद वो जाकर स्कूटर में बैठ जाती है और माँ से कहती है चलो अब समय आ गया जाने का, जिस पर माँ भी मान जाता है और अब वो दोनों ही अपने स्कूटर को चलाकर गेट के अंदर चले जाते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।